जो बिल है ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये अभी इसी सेशन में ही ये पास हो जाए। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा इंशाअल्लाह। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसमें जो पार्लियामेंट के सामने नहीं आई, जिसमें पार्लियामेंट पर बहस नहीं हुई, जिसमें पार्लियामेंट का कोई हिस्सा नहीं है। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। इत्तेहादियों ने हाँ कर दी। मिनी बजट कल पार्लियामेंट में आने का इम्कान। नवाज शरीफ खुद वापस आ रहे हैं या फिर हुकूमत उनको वापस ला रही है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा से। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल बुलाया जा रहा है। वफाकी काबीना अगर बजट मंजूर करती है तो आने वाले 1-2 दिन में मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश हो जाएगा। कल वफाकी काबीना इजलास में इत्तेहादी जमातों ने मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे, लेकिन हुकूमत अब इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई है। आज कौमी असेंबली और सेनेट इजलास में मिनी बजट पर शदीद हंगामा आराई देखी गई। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में हुकूमत को आड़े हाथों लिया और मिनी बजट को नाकाम बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मिनी बजट का सुन रहे हैं, इसकी हकीकत बताई जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत 1971 से ज्यादा खतरनाक सरेंडर करने जा रही है। स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन गया, अगला समझौता जौहरी प्रोग्राम पर होगा। सो बिग स्टेटमेंट्स जो कि आज हमने सुनी पार्लियामेंट में। दूसरी जानिब हुकूमत इत्तेहादी जमातों की हाँ के बाद मिनी बजट पास कराने के लिए बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इत्तेहादियों की नाराजगी पर कुछ ऐसे तबसरा किया। लेट्स वॉच हिम। कोई इत्तेहादी जमातें थोड़ी बहुत नाराज हो जाती हैं, हमारी इत्तेहादी जमातें हैं ना, कोई अपोजिशन की तो नहीं है। इत्तेहादी जमातों को भी नाराज होने का यही वक्त होता है। मिनी बजट 12 को हो या 15 को हो या 20 को हो, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मिनी बजट पास होगा। So Rana Tanveer Hussain, thank you so much for joining us on the program. राना साहब, बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन को इतराज़ था इसके ऊपर, जबकि हुकूमत बार बार ये बावर करवा रही थी कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अब जब वो इत्तेहादियों को मना चुके हैं तो क्या ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है कि इसको रोक सके? देखिए, मैं अब भी समझता हूँ कि अगर कोई खुफिया हाथ जो हैं वो अगर ना उन्होंने कोई काम दिखाया तो यकीनी तौर पे कि जो इनके अपने MNAs हैं उनको भी एक एहसास है कि हम पहले ही वो इतने ज़्यादा काम इकोनॉमिक पॉलिसी या माशी हालात ख़राब कर चुके हैं कि अब मज़ीद उसमें गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभी जो IMF के साथ इन्होंने डील की है वो आज जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, ये टोटली इकोनॉमिक सरेंडर है तो IMF एक स्टेट बैंक की जिस तरह उन्होंने बिल लाए हैं उसमें जिस तरह स्टेट बैंक को CS चेंज किया है या IMF का कंट्रोल दे दिया उसके ऊपर, जिस तरह हमारी अभी डिक्टेशन उनसे लेके ये हम कर रहे हैं जो मिनी बजट ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन हमारे लिए इंतहा खतरनाक होंगे पाकिस्तान की माशी हालात और अवाम के लिए। राना साहब, जो ये आपने जिक्र भी किया ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट बड़ी बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़तरनाक बात की है, आपके ख्याल से सियासी बात है या एक्चुअली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़तरा है? कि वो इस हवाले से कह रहे हैं कि कर्ज़ों का बहुत ज़्यादा बोझ है और जो नई शराइत हैं उसकी वजह से शायद पाकिस्तान अपने आप को मजबूर पोजीशन में समझे, या कोई और इतला है उनके पास? देखिए, मैं जो खालिद साहब ने कहा है उनका यही मकसद था कि एक उनकी जो इस जो ये जो आजकल कर रहे हैं, जब ये एक के बाद दूसरा उनके साथ सरेंडर कर रहे हैं या उनकी चीज़ें मान रहे हैं और बेल आउट करने के लिए उनकी कंडीशन मान रहे हैं जो बड़ी सख्त कंडीशन है IMF की, तो मैं वो उनका ये ख्याल है कि ये आस्ता आस्ता उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि जहां फिर बेल आउट करने के लिए जहां पाकिस्तान के हालात इस तरह के इकोनॉमिक हालात हो जाएंगे कि कहीं खुदा न खास्ता वो नौबत ना आ जाए। अभी आपको पता है कि जिस तरह एटमी प्रोग्राम हमने जिस मुश्किलों से या जिन तकलीफ से गुजर के सारा वो
शुरू किया और पाया तकमील तक पहुँचाया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके भी किए, तो उनकी हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उनकी हिफाजत तभी हो सकती है जब हम माशी तौर पे मजबूत हों और हम सॉवरेन हों, इंडिपेंडेंट हों, ताकि हम अपने फैसले खुद कर सकें। अगर इतने हम बेबस हो जाएं माशी तौर पे कि फैसले किसी और के हाथ में दे दें, उनकी तो पहले ही आपको देखा है कि नज़रें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि किसी तरीके से भी हम ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम वो काम करने देंगे। राइट। मैं समझता हूँ ये चीज़ें बड़ी हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टोटल डिजास्टर। तो ये वो हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरह एक के बाद दूसरी बातें मानते हैं। वो जवाब देते हैं जी वो IMF के पास दूसरी हुकूमतें भी जाती रही हैं, लेकिन आपको पता है कि किन कंडीशन में जाती रही हैं। हमने तो कभी कोई ऐसी कंडीशन मानी जो अवाम के मफाद के खिलाफ हो या पाकिस्तान के खिलाफ हो या जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत ही बैठ जाए। तो आज हालात वहाँ हमने पहुँचा दिए हैं कि हमें $1 बिलियन के लिए डॉलर के लिए उनकी इस किस्म की शराइत माननी पड़ती हैं, जैसे हम अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो सरेंडर कर देते हैं। राइट। सो खतरनाक, जी खतरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करें राना साहब। वो कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता लेकिन ये मामला एक बड़े खतरनाक नहज पे जाता हुआ नजर आ रहा है। एक नजर अगर हम डाल लें मुजव्वसा मिनी बजट की शराइत हैं क्या? मिनी बजट में टैक्स वसूलियों के आदाव 271 अरब रुपए इजाफे से तकरीबन 61,000 अरब रुपए तक बढ़ने का इम्कान है। मिनी बजट में 200 अरब रुपए से जायद की तरक्याती बजट को कम करने का इम्कान है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पर हर माह 4 रुपए इजाफे से 30 रुपए तक हो जाने का इम्कान है। मिनी बजट में बराह रास्त अशिया खुदनोश पर टैक्स छूट खत्म नहीं की जा रही। नए टैक्सेस का बिलवास्ता असर अशिया खुदनोश पर पड़ सकता है। मिनी बजट से इलाज, मुआवजा और मशीनरी महंगी होने का भी इम्कान। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक्ड फूड पर टैक्स छूट खत्म। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़। मिनी बजट से सरमायाकारी में कमी और रोजगार के मौके कम होने की पॉसिबिलिटी। मिनी बजट में बीज, ट्रैक्टर्स और ज़राई शोबे की अशिया पर सेल्स टैक्स का इम्कान है। बीज और ज़राई मशीनरी महंगी होने का असर अशिया खुर्दनोश पर पड़ने का इम्कान है। सेहत के शोबे में तिब्बी आलात, दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर भी टैक्स लगाने का इम्कान है। इसके साथ ही साथ तालीम के शोबे में किताबों, पेंसिल, स्टेशनरी पर भी सेल्स टैक्स लगने का इम्कान है। हर तरह की मशीनरी पर भी सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। उसके अलावा उसकी जो दीगर पॉइंट्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये जो नजर आ रही है तमाम की तमाम हालात, उससे तो लगता है कि फिर ऑपोजिशन की परेशानी बेजा नहीं है। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, कैन यू हेयर मी? हेलो जी शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। जी जी जी, जो ये इस वक्त के जो मामलात नजर आ रहे हैं और आपने इत्तेहादियों को मना लिया है, सो लग रहा है बजट पास हो जाएगा, मिनी बजट जिसको कह रहे हैं, मगर इसका इम्पैक्ट क्या आने जा रहा है अवाम पर? देखिए फरिया, हमारे जो इस वक्त माशी सूरत हाल है इसमें सिवाय इसके कि जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है? यानी हम कोशिश तो ये हो रही है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इसको इस्तेकाम मिले, और ये जो कह रहे हैं कि जी सब कुछ IMF के हवाले कर दिया, कि ऐसा नहीं है। IMF के हवाले तो क्या इन्होंने पहले कोई कर्जे नहीं लिए, इन्होंने क्या इस तरह की कोई डीलिंग नहीं की है? जो साबिका दौर में जो लोग गुजरे हैं, ये कोई बहुत ही मतलब वो थे कि जो ये सब कुछ नहीं हवाले कर सकते। देखिए हम जब आए थे तो आपको पता है कि मोटरवेज तक गिरवी रखे गए थे, तो ये किसने रखे थे? तो ये सूरत हाल तो कम से ऐसे नहीं आई है। कौन भी ऊपर मुश्किल सूरत हाल आती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप आवाम को भी उकसाएं। आप मुश्किल हालात के लिए भी अपने आप को तैयार ना रखें। आप गुलामी से निजात की बात करते हैं, लेकिन आप मुश्किल हालात को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए सारी चीजें ये कोई शौक से तो कोई भी नहीं जाता है IMF के पास। अगर इन लोगों ने पहले से कर्जे ना लिए होते और माशी सूरत हाल इतनी खराब ना की होती और जो खजाने हैं उनको खाली ना किया होता, तो हमें क्या जरूरत थी कर्जे लेने की? लेकिन जाहिर है इन्होंने जो कर्जे लिए थे, स्टार्ट तो वहां से हुआ ना। राइट। जो कर्जे लिए इन्होंने और जो इन्होंने उसके ऊपर जो सूद चढ़ता रहा, वो उसके लिए पैसे इनके पास थे ही नहीं खजाने में।
राइट, तो वो पैसे कहाँ से आते थे? ठीक, तो अगर स्टार्ट तो वहां से हुई है ना। अगर इजाजत है, क्योंकि फिर ब्रेक की तरफ भी जाना पड़ा है। आई कम बैक टू यू शौकत यूसुफ साहब, बट जो मेन पॉइंट है कमरज़मान कायद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू। बट वो कह रहे हैं कि ये मामलात हैं, जब आप IMF में जाएंगे तो उसके रिपरकशंस हैं, हमें उनको फॉलो करना है। फिर कोई और तरीका है जो आप हुकूमत को बता सकें? IMF हो या कोई बैंक जिससे आप कर्ज लेने जाते हैं ना, कर्ज देने वाले की अपनी शराइत होती है। तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई नया मसला नहीं है। हमारे दौर में भी शराइत थी, मुस्लिम लीग के दौर में भी शराइत थी, इस गवर्नमेंट के दौर में भी शराइत। देखना यह है कि आपने कौन सी शराइत कबूल की है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमें तो कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा इस वक्त ख़जाना भरा पड़ा है, हमारे पास तो जी रिकॉर्ड इस वक्त फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मौजूद हैं, यही कहा रहा है ना। और हम अपने डेफिसिट को भी कंट्रोल कर लिया है, और हमने पहले कुछ 2 महीने 3 महीने पहले तक तो ये था कि जी हमारा जो है ट्रेड सरप्लस हो गया है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का बड़ा कौम को पढ़ाया गया। तो वो सारी अच्छी रोजी पिक्चर थी, तो फिर आपको इतनी बैड डील करने की क्या ज़रूरत थी? आपने एक बेसिकली एतराज़ बैड डील साइन करने का है। एतराज़ आपका जो कौम को अपने ख्वाब दिखाए थे कि हम पाकिस्तान के पैसे बाहर पड़े हैं, ला रहे हैं वापस, हम पाकिस्तान से अब कर्जे नहीं लेंगे, अब उन पैसों से पाकिस्तान चलाएंगे। हम पाकिस्तान में रेवेन्यू, क्योंकि लोग इनको रेवेन्यू टैक्स नहीं दे रहे, हम पे इल्ज़ाम खान साहब का ये होता था कि जी ये तो करप्ट हुकूमतें हैं लिहाजा लोग इनको टैक्स नहीं देते, मैं आऊँगा तो लोग लाइनों में ला के टैक्स देंगे। किधर गए वो टैक्स देने वाले? आज पाकिस्तान का रेवेन्यू में इजाफा नहीं हो रहा। जितनी रफ्तार से पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ी है, GDP बढ़ा है, उतना पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ। हमने अपने 5 साल में टैक्स रेवेन्यू डबल किया, मुस्लिम लीग ने भी तकरीबन डबल किया। ये बताएं तो सही कौम को कि इन्होंने किया क्या सिवाय गालियां देने के और बुरा भला कहने के। अब ये कहना शौकत भाई साहब का कि हमने कर्ज लिया लेकिन हमने ये भी कर्ज लेते रहे, तो भाई हमने स्टेट बैंक गिरवी नहीं रखा था। हाँ, जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वो आपसे गारंटियां लेता है, ये बात दुरुस्त है। तो आपको अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तो अपने ये रखते हैं उनके यहाँ गिरवी। यहाँ पाकिस्तान से आप बैंक से कर्जा लेते हैं, वो भी आपसे प्रॉपर्टी लिखाता है, कोई ना कोई चीज़ रखता है, कोई ऋण रखता है, तब जाके आपको कर्ज देता है। लेकिन आप अपने प्रिंसिपल जो इदारा है उसको कंप्रोमाइज तो नहीं कर देते कि आप सॉवरेनिटी आपकी फारग है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा, वो IMF की बात सुनेगा, वो मार्केट के फोर्सेस के मुताबिक अपने आप को चलाने की कोशिश करेगा। ये दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ स्टेबल इकोनॉमीज हैं, जहाँ रेगुलेटर्स बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, वहाँ तो शायद ये इदारे अच्छा काम करते हैं, इस तरह की फ्रेमवर्क्स। लेकिन ये पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर होगा और ये हुकूमत ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। दूसरी गुजारिश ये है कि आज छोटा सा आखिरी बात, चले बाद में करते हैं। विल कम बैक टू यू। आई थिंक शौकत यूसुफ साहब भी बात मुकम्मल करना चाह रहे हैं, दोनों की तरफ मैं आ रही हूँ। राइट, शौकत ब्रेक पे जा रहे हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले कर्जों का भी जिक्र हुआ। क्विकली देखिए फवाद चौधरी साहब ने ऑपोजिशन को क्या पैगाम दिया, फिर कायद साहब आप बात मुकम्मल करिए। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। या तो आप कहते हैं IMF नहीं लेते, तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब जब आपने IMF में जाना है, उसमें ये जो मैं देखता हूँ ये शहबाज शरीफ और ये सारे बातें कर रहे हैं, अपोजिशन से पूछे ना, अल्टरनेटिव दे दें हमें, कहें IMF के पास नहीं जाएं और आप लोग ये कर लें, वो कंसिडर कर लेते हैं। सो अल्टरनेटिव, पहली गुजारिश ये है कि हुकूमत से को अब अपोजिशन अल्टरनेटिव नहीं दिया करती है, हुकूमत ने रास्ते पैदा करने होते हैं। अगर ये नहीं पैदा कर सकते तो ये अलग हो जाए, फिर ये मान ले कि हम नाकाम हो गए एंड लेट सम अदर यू हैव एन अल्टरनेटिव। बिल्कुल यकीन, हमने माजी में किया है, हमने करके दिखाया है। हम कह रहे हैं कि आपके पास एक बैड आपने डील एग्रीमेंट की है। और दूसरी बात यह है कि IMF आपको क्या कह रहा है? IMF आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी ये सब्सिडीज विड्रा करें, आपको ये नहीं कह रहा कि आप लाजमी ये सेल्स टैक्स बढ़ाएं, वो ये कह रहा है कि आप अपनी रेवेन्यू बढ़ाएं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? रेवेन्यू बढ़ाने का कोई तीसरा तरीका भी है कि नहीं? सिर्फ ये कि जी आप सेल्स टैक्स बढ़ा दें, आप सब्सिडीज विड्रा कर दें और सारे का सारा यानी 99% ना सही 90% से ज़्यादा जो बोझ है, 90% से ज़्यादा, वो आम कामनर पे आप शिफ्ट कर दें और उसके ऊपर 200-300 अरब का और टैक्स डाल दें आप। इसके बजाय पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त यह है कि यहाँ पे गुर्बत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और दौलत में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो दौलतमंद क्लास है आप देख रही हैं,
पिछले कोविड के दिनों में, उससे पहले भी देख लीजिए, पिछले 5-10 साल के अंदर यहाँ करोड़पति अरबपतियों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ी है, दौलत इकट्ठी भी बेशुमार हो रही है। तो जो हैव्स वाले हैं उनको टैक्स क्यों नहीं करते हो? उनको टैक्स करो जिनके पास दौलत है और उनसे लो। गरीब आदमी तो ऑलरेडी मरा हुआ है, आप उसको मार रहे हो। तो ये IMF के कहने के मुताबिक नहीं है, IMF की शराइत आप पे ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से रेवेन्यू बचा सकते हैं, आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसका तीसरा तरीका आप निकाल सकते हैं तो करो हिम्मत। राइट शौकीन सरजई साहब, वक्फ से पहले आप कुछ ऐड भी करना चाहे थे, लेकिन ओवरऑल ये जो भी मसला है उसका हल आपको क्या लगेगा? आपने कहा कर्जे पिछली हुकूमतें भी लेती रही, हम भी ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हमने से निकलना है। एक बात कह लूं जरा, शौकत साहब इस पे कम्प्रिहेंसिव जवाब दे पाएंगे। पहली बात ये कि कर्जे हम भी लेते रहे, हमसे पहले भी लेते रहे, इन्होंने भी लिए, इनकी मजबूरी थी। पहली बात तो ये है कि ये तो हमारे लिए हुए कर्जे अदा करने के लिए कर्जे लेते रहे। हमने जितने टोटल कर्जे लिए उससे ज्यादा कर्ज ये ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर सिर्फ हमारे वाले कर्जे अदाई करने थे तो फिर नए कर्जे क्यों चढ़ा दिए? कुछ पे भी तो कर दिए हैं। और दूसरा ये है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए लोगों की जिंदगी क्यों अजाब बनाते हैं? डायरेक्ट टैक्स लगाइए हैव्स को, तब दौलतमंदों को जिनके पास दौलत के पहाड़ है। जी शौकत सरजई साहब, वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब इनके पास कोई सोल्यूशन होता ना तो ये 3-3, 4-4 बारियां ले चुके हैं। इन्होंने जो मुल्क के हालात यहाँ तक पहुँचाए हैं। एक चीज मैं आपके नोटिस में लाऊं कि जो बिजली घर है, यानी जो महंगे मायदे हुए हैं बिजली के, अगर आप उसका जायजा लेना तो वो 800 अरब तक पहुंचा दिया इन्होंने। तो ये किसने किया? हमने तो नहीं किया था ना, लेकिन अदायगी तो करनी है। तो 130 से लेके अब 800 तक पहुंचे, पता नहीं कहाँ तक ये पहुंचेगी, किसका कसूर है? तो अब ये चीजें जो होती हैं, देखिए ये किसी मुल्क को आगे ले जाने के लिए कुछ इकदाम होते हैं, ये हमें मशवरे दे रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर सके। तो बाहर से बैठ के जो है ना, ये तमाशबीन जो होता है ना, वो बड़े अच्छे पत्थर फेंक, ये बड़ा नामुनासिब लफ्ज़ है शौकत साहब तमाशबीन का। ये पत्थर ही फेंक रहे हैं। इनसे क्या, जरा सफर करें, पत्थर ना मारे और देखते रहे कि हम क्या करते हैं। नहीं, बट ऑपोजिशन का जो काम है ना शौकत सरजई साहब के, वो पॉइंट आउट करें, जो खुद करते रहे उतने तो बर्दाश्त करें ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने कर्जे लिए हैं ना तो उसकी जस्टिफिकेशन भी है, और हम बताएंगे भी कि आगे जाके इस मुल्क को किस ट्रैक पे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया आप मुझे बताएं। ये तो चले हुए है ना, ये तो जो कारतूस चल चुका होता है ना। अब ये तो इन्होंने तो 3-3 बारियां लेके अगर मुल्क की बारियों से बाहर निकला हो ना, आप बताओ आपने क्या किया? साहब प्लीज यार, आप तो इतने सीनियर हैं, आप देखें राना तबीर साहब सुन रहे हैं, आप भी सुने ना। राइट, चलिए आपने एक क्वेश्चन पूछा है, आप एक अच्छे ऑफिसर मिनिस्टर थे, कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपने बड़े मुश्किल सूरत हाल आपके सामने रही थी और आपने बड़े अच्छे तौर पर डिफेंड किया था पीपल्स पार्टी को। आज भी मुझे याद है, हालांकि उस हुकूमत को डिफेंड करना काफी मुश्किल था, लेकिन अब जो सूरत हाल है सर इस तरह है। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप शौकत साहब, आपकी और लाइट नोट, आपकी हुकूमत को डिफेंड करना आसान है? इतनी बेबसी तो हमारे दौर में नहीं थी। हमारे हुकूमत को डिफेंड करना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि देखिए हम तो अभी हमें 1.5 साल रहते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अपने आप को जो मुश्किलात थी वो इनकी वजह से रही थी और सब सारी दुनिया जानती है। अगर इजाजत है राना साहब को भी बीच में मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है राना साहब, ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट सॉल्यूशन का ही आ रहा है। दौर में तो कोई कोशिश नजर भी नहीं आ रही थी। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट सॉल्यूशन की बात की जाए, जी शौकत साहब, ये कितनी अफसोसनाक बात है फरिया जी कि आज आप अकाउंट्स उठा के देखें, किसी चौकीदार के नाम पे अरबों रुपए निकल रहे हैं, किसी फालूदा वाले के नाम पे। इस पे आते शौकत साहब। यार ये तो शौकत साहब, ये तोता कहानी तो कौम बहुत सुन चुकी ना, अब रियलिटी पे आ जाओ। हमारे दौर में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, हमारे दौर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। और इमरान खान को सारी दुनिया जानती है कि वो कितना ईमानदार है और वो कितना इस मुल्क के। यार हम उसकी ईमानदारी को चाटे, ये कौम भूखी मर रही है और क्या करे। अगर इजाजत दे तो मैं लेट्स गो टू राना साहब। राना साहब, ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्योंकि क्या तरीका ने क्लेम भी किया है। मेरे शौकत साहब अगर इजाजत है, अब जरा राना साहब की सुनने पे ब्रेक पे चले जाएंगे। राना साहब, ये क्लेम भी आया है पीएम लाइन की तरफ से कि हम एक तासुर दिया जा रहा है कि हम एक शेडो कैबिनेट भी बना रहे हैं, हमारी टीम रेडी है। क्या कोई आप लोग इस किस्म का सलूशन दे सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ने मांगा है आपसे? पहले तो मेरा कायरा साहब अगर प्रोग्राम में हो तो हमारी तो जरूरत ही नहीं होती, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं।
मैं आपको बताऊं कि ये जो बात आपने भी की कि आप कोई सजेशन या आपकी या शौकत साहब ने बात की, हमने शुरू में भी कहा था कि चार्टर इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। तो उस वक्त इन्होंने बात नहीं सुनी। आज भी असम्बली में हमने कहा है कि हम बैठे कंसेंसस के साथ कोई इस मसले का हल सोचें। मिनी बजट लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के मुतरादिफ है। मैं वो कह रहा साहब बड़े मोहतरम है, उनसे इत्फाक नहीं करता कि कोई रेवेन्यू का मसला ही नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट करना है या नहीं करना है या किस तरह होना है। मसला ये है कि उनकी डिक्टेशन जो है वो यही है कि आप ये काम करें, और वो काम इनको करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी मिसमैनेजमेंट है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी सही फ्रेम नहीं कर सके और सही डायरेक्शन नहीं ले सके जब से आए हैं। अभी लंबी बात हो जाती है, जैसा शौकत साहब ने तो 5, 6, 7 इशू शुरू कर दिए थे। कभी करप्शन की बात करते हैं, कभी दयानतदारी की बात करते हैं। खैर साहब ने ठीक कहा कि दयानतदारी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब पेट में खाना ही ना हो किसी का तो किसी ने चाटनी है, नहीं हो, ये अच्छी बात है दयानतदारी, लेकिन दयानतदारी हो तो सही ना। वो एक अलहदा इशू है, अगर डिबेट करनी है तो किसी वक्त बैठ जाएंगे उस पर भी कि इमरान खान साहब कितने दयानतदार हैं या किस तरह काम चल रहा है। मसला ये है कि क्या हमारी डायरेक्शन सही है, क्या हमने उस पर फोकस किया है। जब शुरू में कहा गया कि IMF के पास फ़ौरन चले जाएं, इकोनॉमिस्ट जितने माहिर थे माशियात के माहिर आते थे, वो कहते हैं कि आपके पास कोई चारा कार नहीं, IMF के पास जाएं। तो उस वक्त तो इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और इतना डिले कर दिया कि जब इनकी गर्दन बिल्कुल दबोच दी गई तो फिर इनको वो डिक्टेशन लेनी पड़ी या वो कंडीशन माननी पड़ी जो बड़ी ख़तरनाक थी शुरू से ही, और आज उसमें फंसे हुए हैं ये। कभी सर्कुलर डेट की बात करते हैं, सर्कुलर डेट तो हमने इनको 900 चले उसमें 300 प्लस कर लें, 1200 दिया था, जो 10 साल में 45 समय दिया था पीपल्स पार्टी ने। हमने उसमें ऐड करके 500 या 600 दिया, 1200 इनको पास ऑन किया। 5 साल में 600 या 550 उसमें ऐड किया, इन्होंने उस पर ऐड करके 3000 पे पहुंचा दिया है। ये छोड़े इन बातों को, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो तबाही कर दी है। लेकिन आज भी सॉल्यूशन पॉसिबली है इसके, अभी भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाया जाए। सॉल्यूशन आप टीवी आप सॉल्यूशन यहाँ चाहते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि आप इस वक्त मुल्क जो है वो क्राइसिस में है, बुरान में है, हर किस्म का बुरान है, गवर्नेंस का बुरान है, इकोनॉमी का बुरान है, हर तरह का बुरान है। उससे निकलने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमें, रीजनल जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, लेकिन उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम सारे इस पे बैठ के कंसेंसस के साथ, इत्तेफाक के साथ कोई चीज़ जो है वो डेवलप करें। देखिए हमारे पास सजेशन है, कारा साहब की पार्टी के पास भी हैं, ये क्यों नहीं बैठते, लेकिन ये तो अकले कुल बने हुए हैं, ये तो इंतकाम की आग में जल रहे हैं कि हमने इंतकाम लेने हैं, फाशिस्ट हैं। ऑनेस्टली इन्होंने पार्लियामेंट को बेतुकीर किया हुआ, पार्लियामेंट की विजडम पे इनको इत्मीनान नहीं है। पार्लियामेंट एक कलेक्टिव विजडम है ना, उस पे ये क्या करते हैं। अगर इजाजत दे, क्योंकि एक क्विक ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं, उसके बाद आते हैं एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की अफवाहें तेज होती जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अलग अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं। कोई नवाज शरीफ को जनवरी में पाकिस्तान में देख रहे हैं, कोई 23 मार्च को महंगाई मार्च की क़यादत के लिए कहते हैं कि वो वापस आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जब तक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर इमरान खान है तब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे। ये स्पेकुलेशन भी है कि कोई डील की खबरें हैं। इसी किस्म की स्पेकुलेशन पीपी के हवाले से भी हुई। सो कारा साहब, पार्लियामेंट के हवाले से तो राना साहब ने अहम सवाल उठाया था, लेकिन पार्लियामेंट की कैसे तौकीर होगी अगर साथ साथ डील्स की खबरें भी होती जाएंगी? देखिए ये स्पेकुलेशन है ना, कोई बात अभी किसी तरफ से वजाहत के साथ तो नहीं है। कोई बात स्पेकुलेशन तो हमारे मुल्क में एक वैसे स्टोरी टेलिंग बड़ी कमाल होती है यहाँ से, और गॉसिप्स बड़ी चलती है, ये बिकती है। असद ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि कोई फार्मूला बताएं। मैंने इसकी वजाहत की थी मैं फिर कर देता हूँ। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा वो ये है कि हमारे गवर्नमेंट में और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में जब क्राइसिस आते थे
वो इकोनॉमिक के क्राइसिस थे, वो सिक्योरिटी के क्राइसिस थे, वो फॉरेन अफेयर्स के क्राइसिस थे, तो उसी वक्त हम APC बुला लेते थे, सारी जमातों को इकट्ठा करते थे, सब बैठ के सर जोड़ के पाकिस्तान के कौमी इश्यूज़ के ऊपर अपना रिजॉल्व दे देते थे और उसको साथ खड़े हो जाते थे, तो मसले हल हो जाते थे। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कहा जी हमने तो किसी से बात ही नहीं करनी। और जब कौमी क्राइसिस आए हैं, जब पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में फंसा है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, कहीं भी, तो फिर ये काम किसने किया? जिनको नहीं करने की ज़रूरत, उनका ये जॉब असाइनमेंट नहीं थी, लेकिन मजबूरन करना पड़ा, वो है हमारी एजेंसीज ने पॉलिटिकल लीडरशिप को कहा के आए बैठे, सबको इकट्ठा किया, और फिर ये और कई दफ़ा हुआ, आपने रिपोर्ट किया उसको, और उसके नतीजे में उन्होंने कौमी कंसेंसस कर दिया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे गिला करना है किसी से कि जनाब आप मुझे बुलाते हैं, मुझे तो कहते हैं कि मसले का हल निकालो, आप कोई सोल्यूशन दो, लेकिन आप इनसे जान तो छुड़ाओ, आप इसका क्या इलाज करें? मैं गिला करूं तो किससे? मैं वज़ीर-ए-आज़म से गिला करूंगा या उससे करूंगा जो मुझे इकट्ठा बिठाता है? मुझे नहीं करना चाहिए, उसको मुझे इकट्ठा बिठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म अपनी ड्यूटी असाइन ड्यूटी करे तो। और मैं कहता हूँ जी बड़ा सिंपल काम है, आज क्राइसिस है कौम का, बहुत बड़ा है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि लोगों को एतमाद दो, इसका सोल्यूशन ये है कि सियासी जमातों के साथ इत्तेफाक पैदा करो। मैं पहले दिन से शोर कर रहा हूँ, भाईजान किसने आपको कहा कि आप नैब को बंद करें? किसने कहा कि अकाउंटेबिलिटी ना करें? अकाउंटेबिलिटी करनी है नैब ने, तो लेट द नैब डू इट्स जॉब। अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है, अदालतों ने फैसले करने हैं, तो लेट द कोर्ट्स डू देयर जॉब। और अगर उनको लेजिस्लेशन में सपोर्ट चाहिए, अगर उनको इदारे स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जरूर दो। आप जो ये गाली गलोच है सुबह से लेकर शाम तक, वज़ीर-ए-आज़म भी और उनके वजीर भी और बाकी भी, आपने इतना माहौल मुकद्दर कर दिया है, खराब कर दिया है, आपने इत्तेफाक राय सारा बर्बाद कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला? क्या आप किसी से 1 रुपया भी ले सके? आंसर इज नो। लेकिन आप इस गाली गलोच के कल्चर में लोगों को भी आपने पूरी सोसाइटी को टेंस कर दिया है, और सोसाइटी के अंदर भी गाली गलोच का कल्चर रिवाज आम हो गया है। मैं आज भी कहता हूँ हुकूमत को अल्टीमेटली इसका इलाज यही है, पार्लियामान के अंदर से इसका सोल्यूशन निकलेगा, सारी जमातें बैठेंगी, अगर इकट्ठे होकर सब स्टेक होल्डर बैठेंगे, मशावरत करेंगे, सर जोड़ के कोई रास्ता निकालेंगे, कलेक्टिव विजडम से मसला निकलेगा। और जहाँ तक ताल्लुक है कि वो करप्ट थे कुछ नहीं साबित कर सके, बट इवन देन नैब अपना काम कर रहा है, अदालतें अपने काम कर रही है, उनको करने दें। वेरी इंटरेस्टिंग। शौकत यूसुफज़ई साहब, एक तो कलेक्टिव विजडम की बात दोनों ने की है यहाँ पर, क्या हुकूमत अब बिल्कुल 1.5 साल रह गया इसके ऊपर अमल कर सकेगी कि सबको इस साथ सलाह मशवरा कर सके? पार्लियामेंट का राना साहब ने कहा कि आप लोगों ने उसका जो एक पूरा तकद्दुस है वो वैसे नजर नहीं आ रहा, क्या उसको एक्टिव कर सकेंगे? देखिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपोजिशन अब कम से कम जो शिकस्त इन्होंने खाई थी उससे तो निकले ना, कम से कम उस जो ड्रीम ये देखते रहते हैं ये उससे निकले, जरा थोड़ा सा संजीदा रवैया अपनाएं और पाकिस्तान के बारे में सोचे। अब इनसे जो भी बात की जाती है, कहते जी पहले केसेस खत्म करें, पहले ये करें। भाई मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, नहीं कहते। अच्छा शौकत साहब, उन्होंने अभी कहा कि केसेस चलते रहे। कौन कहता है खत्म करें? तोता खानी को बंद कर दो खुदा के लिए। मेरी बात सुने जी, ये एक आधा घंटे तक बोलते हैं इनको तो नहीं, मैंने वजाहत की है, सॉरी शौकत, आई एम सॉरी बंदे को ना, ये क्या तरीका है? आई एम सॉरी। शौकत साहब आप बात करें। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, ये मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, खैरा साहब जब किसी अपोजिशन में किसी की इज्जत करता हूँ तो इनकी बहुत ज्यादा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। मैं ये अर्ज करता हूँ, देखें अपोजिशन जो है बदकिस्मती से जाहिर है इनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं ये हमने तो नहीं बनाए थे, ये खैरा साहब बैठे हैं, इनके दौर से केसेस शुरू हुए हैं, नवाज शरीफ से लेकर सबके ऊपर इन्होंने केसेस बनाए और PMLN ने इनके ऊपर केसेस बनाए। जब हम आए तो पहले तो ये एक दूसरे के साथ अंग मचोली खेलते रहे, लेकिन जब हम आए तो हम तो संजीदा थे इस मामले में, हमने कहा जी होने चाहिए एहतसाब। अब जो शुरू हुआ है तो अब मुझे बताएं कि हमने कौन सा केस हमने बनाया है? ये वही सारे केसेस है जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। अब जो है ना, अभी इकट्ठे बैठे हुए हैं। पहले ये कहते थे हम घसीटेंगे, हम पेट फाड़ के निकालेंगे, सारा वापस करेंगे, अब किधर है वो बातें? तो ये सियासत इस तरह तो नहीं होती थी ना, पहले तो ये एक दूसरे को रास्ता देते, कभी एक बारी लेते कभी दूसरी बारी लेते। इन्होंने जो है ना 2 पार्टी सिस्टम बना के इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, अभी तक वो मुल्क इन्हें संभलते वक्त लगेगा। अब जो मुश्किल हालात है उस टीम की वजह से अब ये बाहर बैठ के उसको
एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को कहते हैं देखे जी महंगाई है। ठीक, तो महंगाई है, मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह लीडरशिप भी है। हम इसलिए नहीं घबरा रहे हैं, हम इसलिए परेशान नहीं है कि लीडर है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, पर ईमानदार आदमी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईमानदार लीडर है। राइट। तो हमें किस चीज की फिक्र है? अगर इजाजत दें शौकत साहब, ये जो अहम सवाल नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी है, राना साहब से पूछ रहे हैं। राना साहब, आपका क्या इतला है या आपका क्या मौकफ है, आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस? पहले तो मैं शौकत साहब से कहना चाहता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कोई अपोजिशन के मुतल्लिक, देखें आप अपोजिशन के मुतल्लिक जितनी मर्जी आप बातें करें, अब आपका जो बयानिया है या आपके जो काम है वो एक्सपोज आप हो चुके हैं। अवाम अदालत क्या कहती है, उसको सादिक अमीन कहती है या क्या क्या कहती है, वो मानेंगे वो जो लोग कहते हैं, जो पाकिस्तान की अवाम कहती है। पाकिस्तान की अवाम आपको जो अपोजिशन है उससे भी ज़्यादा चोर, उससे भी ज़्यादा नलायक, उससे भी ज़्यादा सलगश, क्या क्या वो शेख रशीद फजूल बातें करता है, वो ये हर जुबान पे है, जोलियां उठा उठा कर बददुआएं आपको दे रहे हैं। जहाँ तक मियाँ साहब के आने का तल्लक है, मियाँ साहब इंशाल्लाह आएंगे, पाकिस्तान की पहले खिदमत की है, फिर मजीद खिदमत करेंगे, तो इंशाल्लाह जो उनकी सेहत के साथ लिंक करता है, जो ही डॉक्टर इजाजत देंगे वो फौरन आ जाएंगे। जेलों से नहीं, वो साहब ने कहा कि किसी स्क्रिप्ट के तहत आ रहे हैं और स्क्रिप्ट पे वो मुतमईन है, आपने देखी होगी उनकी ट्वीट। देखिए सलीम साफी साहब जो हैं वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई डील है, ना कोई। आप बताएं मुझे कि अगर यही काम आप समझें कि 4-4.5 साल पहले जो एक शुरू हुआ था प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों के ज़रिए और हर तरह जो केसेस बनाए गए या जिस तरह के काम हुए वो आपके सामने है, अगर यही बातें थी, यही स्क्रिप्ट थे, तो फिर मेरा हाल है आज हमें जेलें, केसेस, ये नैब जिसका ये प्रचार कर रहे हैं शौकत साहब, मेरा हाल ये चीजें ना होती। मेरी बात सुने भैया, आज भी PMLN की हुकूमत होती, अगर वो तो इनके मिनिस्टर के ही कह चुके हैं, इनके साबिक इंटीरियर मिनिस्टर एजाज, ब्रिगेडियर एजाज शाह जो बड़े इन्फॉर्म्ड है, वो कहते जी अगर उस वक्त ये काम ना करते तो आज भी PMLN की हुकूमत होती। तो ये क्या समझते हैं कि अगर राना साहब इजाजत है, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मिनट है, सलीम साफी साहब ने दोनों के लिए ट्वीट किया है, उनके लिए भी किया है, आपके हवाले से भी किया है, साफी साहब को सब मानते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि साफी साहब हमारे दोस्त हैं, बाखबर आदमी हैं, लेकिन परसेप्शन की बातें होती हैं। रियलिटी में पीपल्स पार्टी ने आज तक डील नहीं की। पीपल्स पार्टी हमेशा मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में बैठे हैं, नोडोरो में सब इकट्ठे हैं।